नमस्ते मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आपको तहे दिल से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग 12th क्लास दिव्यांग बिहार बोर्ड का गद्य खंड का पहला पाठ, जिस पाठ का नाम है बातचीत, और जिनको लिखे हैं बातचीत को बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, जो कि बातचीत आपका ललित निबंध है। और थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट के बारे में। बालकृष्ण भट्ट जो कि भरतेंदी युग के कवि हैं, और काल में पूछा जाएगा तो आधुनिक काल के कवि हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा आइए बालकृष्ण भट्ट के बायोडाटा जाने। देखिए, इनका जन्म हुआ था 23 जून याद रखिएगा 1844 को इनका जन्म हुआ था। निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को, ठीक है ना। निधन याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ था। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वही इलाहाबाद को जो प्रयाग नाम के नाम से जाना जाता है। माता पिता का देखिए, पार्वती देवी इनकी माता थी, और पिता इनकी बेनी प्रसाद भट्ट जो इनके पिताजी थे। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सांस्कृतिक महिला थी। माता एक सांस्कृतिक महिला थी, पिताजी एक व्यापारी थे, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के रुचि एवं लालसा जगाई। जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के अध्ययन को रुचि और लालसा जगाने का श्रेय जाता है तो उनकी माँ को जाता है, पार्वती देवी को, ठीक है ना। शिक्षा देखो, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1877 में प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा थी। 1877 में ना प्रयाग एंट्रेंस स्कूल में, प्रयाग स्कूल का नाम है, जो कि प्रयाग जो होता है ना, प्रयाग के मिशन स्कूल जो था उसमें ना एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्तियाँ देखिए, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, ठीक है ना। 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन किए, मैंने पढ़ाई लिखाई किए। 1869 से लेकर 1875 तक के बीच में। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। CAB एक स्कूल है जो 1885 में संस्कृत का अध्यापन किए, मैंने संस्कृत पढ़ाई की है, ठीक है ना बाबू। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति, देखिए ना। 1888 में खुद ने इंटर कॉलेज के अध्यापक नियुक्ति हो गए, मतलब इंटर कॉलेज के खुद शिक्षक बन गए, ठीक है। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। खुद उग्र स्वभाव के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद नौकरी जब इनको क्या करनी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद लेखन कार्य पर निर्भर हो गया। लेखन कार्य पर जो लेखन कार्य होता है उस पर निर्भर हो गए, मतलब ज़्यादा कहानी लिखने लगे, निबंध लिखने लगे, इस सब पर निर्भर हो गए। देखो, उसके बाद पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभाले के नाम पर गृह कलह का सामना। पिताजी का जब इनका निधन हो गया तो पैतृक जो पिताजी की संपत्ति है उनको संभालने के लिए घर पर गृह कलह उत्पन्न हो गया। पैतृक के घर को छोड़कर, पिताजी को घर को छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते रहे, और हिम्मत से काम लिए और शहीद के प्रति अपना समर्पित हो गए। हिम्मत से काम लिए, शहीद के प्रति मतलब समर्पित हो गया, मतलब खाली लेखा जोखा में रहना, पढ़ाई लिखाई से मतलब रखना, अपना लेखनी काम में ध्यान देना, ठीक है ना। बहुत साहस के साथ किए, ठीक है ना। इनकी रचनात्मक संकृतियाँ देखो, भारतेंदु हरिचंद्र से प्रेरणा में हिंदी वर्धन सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किए। 1877 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए, ठीक है ना। मासिक पत्र ये निकालना तभी से शुरू कर दिए थे। ये मासिक पत्र जो निकालना शुरू किए बाबू, तो याद रखना, इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। इससे नियमित रूप से सामाजिक साहित्य व नैतिक राजनीतिक विषय पर निबंध लिखते रहे, ठीक है ना। ये सभी करते रहे। 1881 में वेदों से नियुक्ति पूर्ण होकर समीक्षा की, ठीक है ना। और देखो, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वैर के कठोर आलोचना की। देखो, श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वैर जो है ना, ये श्रीनिवास दास जी लिखे हैं। इनको बहुत से बच्चे बालकृष्ण भट्ट मार देते हैं, लेकिन याद रखना कि इनको कौन किए थे, तो लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वैर का कठोर आलोचना किए थे। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए। अंतिम दिनों में ना शब्दकोशी के लिए बहुत अच्छे शब्द में इनके पास शब्दों में पावर होती थी बालकृष्ण भट्ट के, तो इनको ना काशी में ना श्याम सुंदर दास जी आमंत्रित किए। लेकिन वहाँ पर भी अच्छा व्यवहार ना होने के कारण उनको उनसे भी अलग होना पड़ा, ठीक है ना। जिस तरह उनको किससे अलग होना पड़ा, नौकरी छोड़ना पड़ी, ठीक इसी तरह इनको भी अलग वहाँ से होना पड़ा। रचनाएं देखिए, उपन्यास में है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसाल यात्रा, ऊंची दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। नाटक बहुत सा है, पद्मावती एक नाटक आप है, थोड़ा देख लीजिएगा। विकट खेल और बाल विवाह और रेल का विकट खेल बहुत बार पूछता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखिए प्रहंस है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीज, आचार वृंदावना आदि। निबंध 1000 के आसपास निबंध जिसमें से 100 के ऊपर महत्वपूर्ण है। 1000 निबंध लिखे जिसमें से 100 के ऊपर महत्वपूर्ण निबंध था। भट्ट निबंधमाला के नाम से 2 खंड में एक संग्रह प्रकाशित है, 2 खंड में वो संग्रह अभी प्रकाशित है, ठीक है ना। तो आइए आपका हम ले चलते हैं बालकृष्ण भट्ट की रचित पाठ बातचीत, जो कि एक ललित निबंध है और बहुत लाजवाब। अपने जीवन में बातचीत का तात्पर्य क्या होता है देखिए। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्ति जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। हाँ, इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि भगवान ने हमको जितना भी शक्तियाँ दिया है उसमें वाक शक्ति भी एक है, इसको तो सब स्वीकार करेगा। यदि मनुष्य की ओर से इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों की अवकलित रहती है, अगर मनुष्य की ओर से इंद्रियां जो होती है, इंद्रियां हमारे पास 5 इंद्रियां होती है, अवकलित रहती है, ठीक है ना, और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस सृष्टि गूंगी का क्या हाल होता। बहुत अच्छा बात। हाँ, अगर हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती और हमारे पास वाक शक्ति नहीं होता तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, इसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सब लोग लूज पूज से हो मानो कोने कोने में बैठा दिए गए होते। सब लोग लूज पूज से कोने कोने में जानवरों की तरह बैठा दिए गए होते, ठीक है ना। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव होता अपने दूसरी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवगात होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह न सुन सकते। हाँ, सही बात है, न कह न सुन सकते, माने जो को हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ अगर सुख दुख का अनुभव होता न कह सकते न सुन सकते। अगर हमारे पास वाक शक्ति ना होती तो लेखक कहना चाहते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि वाक शक्ति ना होती तो अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा कोई भी सुख दुख का अनुभव, चाहे कोई भी कष्ट और महसूस करते हैं तो उसको किस तरह इजहार कर पाते, किस तरह बता पाते, इसको हम नहीं कह पाते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। हाँ बाबू, सही बात है, इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। स्पीच वक्तृत्व और बातचीत दोनों है, स्पीच भी है और बातचीत भी है, ये दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है। स्पीच से ना बाबू बातचीत का ढंग थोड़ा निराला है, मतलब थोड़ा हट कर है। बातचीत में वक्ता के नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। हाँ, बातचीत में ना वक्ता जो बोलने वाला है उसको नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। बातचीत हम जैसे मन में आया तो इससे बातचीत कर लिया, हो गया। किंतु वो बड़े बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता है। किंतु वो बड़े, देखो किंतु मतलब कब स्पीच में वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता है और फुल पीठ पर खड़ा हो जाता है। जब स्पीच की बारी आती है तो बहुत गिन चुन कर पाँव रखता है, मतलब क्या बोलना है, क्या बोलने में कौन सा दिक्कत ना हो, कोई ये ना हो, इसीलिए स्पीच में हर कदम पर सोच कर बोलना पड़ता है और फुल पीठ में पाँव रखता है। और पुण्यावाचन या नंदी पीठ की भांति घड़ियों तक साबान नंदी पीठ मतलब पूजा पाठ के साथ, और घड़ियों तक उस पर ध्यान रहता है कि इतना हमको घंटा बोलना है, इतना ये करना है। बातचीत में वक्ता की नाज नखरा, हाँ यहाँ तक करना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से देखो ये क्या बोलेगा, साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत सी सुपुर्ति करवाते हैं और तब किसी तरह वक्तरा आरंभ करते हैं। हाँ, ये सब तो बोलते हैं। जब भी तुमको सुनने को मिलता है कि क्या मिलता है कि जब भी स्पीच बोला जाता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सभा में उपस्थित जितने हमारे माननीय सदस्य हैं, ठीक है ना, उनको मैं जो भी बोलना है ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर बोला जाता है। ये है, ये भी सब नाज नखरे कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये सभी स्पीच में मिलते हैं और बातचीत में ये सब कुछ देखने को तुमको नहीं मिलता है। जहाँ कोई मर्म या नेक की चुटकुली की बात वक्ता महाशय के मुंह से निकली कि ताली की ध्वनि कमरा में गूंज उठा। हाँ, जहाँ मुंह से ना थोड़ा सा ना कमरे में थोड़ा सा मुंह से उनकी बात में चुटकुला निकला स्पीच में तो एकदम तालियां बाजने लगेगी, कमरा गूंज उठेगा, सभी लोग हा 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 ही करने लगेंगे। कब? स्पीच में। ये बात याद रखना, स्पीच में, ठीक है। इसलिए वक्ता का खाम ख्याल ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्ता में लाना ही पड़ता है। हाँ, तब इसलिए ना वक्ता को ना, स्पीकर को जो बोलने वाला होता है भाषण, ऐसा ना उसमें ट्रिक लगाएगा कि कुछ बोले स्पीच में ना कि सुनने के बाद ऑडियंस जो होते हैं, दर्शक लोग थोड़ा हंसे, इसीलिए ऐसा खूबी उसमें डाला जाता है। किस में डाला जाता है बोलो? तो स्पीच में डाला जाता है, यानी भाषण में।
जिसमें कतर ध्वनि अवश्य हो, जिसमें कतर ध्वनि हो, मतलब डायलॉग हो ना ऐसा कि जब बोलने के बाद ना जो दर्शक है, श्रोतागण है, ऑडियंस है, सुने तो कहेंगे वाह क्या भाषण दिया है, लाजवाब। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, लेकिन साधारण बातचीत का कोई उसमें से ऐसा घरेलू ढंग है, उसमें न तो कतर ध्वनि का न कतर ध्वनि का कोई मौका है और न लोगों को कहकर उड़ाने का भी कोई बात रह जाती है। हाँ बात सही है, घर का बातचीत ना कुछ अलग टाइप का होता है, उसमें ना कतर ध्वनि होती है और न उसमें कोई नाज नखरा करने का तुमको मौका मिलता है, एकदम सीधा सा बात है, उसमें कर सकते हो। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई तो हंस पड़े, सही बात है। जब दो आदमी बात करेगा, चुटकुली बात आई तो हंस पड़े। मुस्कुराहट की ओठों में केवल फर्क उठना ही हंसी का अंतिम सीमा है। हाँ अंतिम सीमा वही है, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया बस वही अंतिम सीमा है। स्पीच के उद्देश्य सुनने वाले को मन में जोश उत्साह पैदा कर देना। हाँ स्पीच का मतलब यही होता है कि सुनने वाले को मन में ना जोश उत्सव पैदा हो जाए, कि मोटिवेट हो जाए, कि ताकि सुन पाए। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। हाँ घरेलू बातचीत से मन रमाने का ढंग है। मन रमाने का मतलब हुआ थोड़ा सा बात उठ कर सुकून ले लेना, ठीक है ना। उसे स्पीच की वही सादगी बेकदर होकर धक्के खाती फिरती है। कहाँ पर खाती है बेकर? तो घरेलू बातचीतों में ना उसमें के स्पीच की जो सादगी है, उसमें के डायलॉग अगर तुम मारोगे घर पर तो वह धक्का खाते फिरते नजर आएगी, वो उसमें कोई मजा नहीं आएगा, सही है ना। चलो देखिए, जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, जहाँ ये सब की ज़रूरत है ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए, वह बातचीत का भी उससे अत्यंत आवश्यकता है। अब बातचीत भी खाने पीने जीने से अत्यंत आवश्यक है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। हाँ जो मवाद या धुआं तुम्हारे दिल में मन में जमा रहता है वो बातचीत के जरिए निकल जाता है, सही बात है। देखिए इसमें क्या होता है कि तुम कितने दिन की बात छिपाए हो, डर रहे हो, लेकिन वहाँ पर जाकर जब बात स्पष्ट कर दोगे तो तुमको जब स्पष्ट कर दोगे तो तुमका ना दम तुम्हारा धुआं बनकर वो बातचीत क्या होगा, निकल जाएगा। उसमें तुम्हारे पास डर नहीं रहेगा, निकल जाता है। चित्त हल्का हो जाता है, चित्त का मतलब मन, चित्त हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद में मग्न हो जाते हो। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। हाँ बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत करने के लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। वो इसके पीछे क्या करते हैं, खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। बातचीत का जिसका लत लग गया ना वो अपने खाना पीना सब छोड़ बैठेगा ससुरा। और क्या होगा, उसकी वो गजब सा उस सब में वो हैबिट देखने को मिलता है, अपना बड़ा खर्च कर देना। अपना बड़ा खर्च कर देना मतलब अपना कितना भी हानि हो जाए अपना हानि स्वीकार कर लेगा। क्या कर लेगा बाबू? हाँ अपना बड़ा खर्च कर लेना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते हैं। देखो अपना खर्च कर लेगा, बाकी बातचीत का मजा खोना नहीं चाहता है। रॉबिन क्रुस्को का किस्सा बधुआ लोगों ने पढ़ा होगा। रॉबिन क्रुस्को एक व्यक्ति जिसे बधुआ के लोग हैं, बहुत समझना, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। देखो इसको 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को रॉबिन क्रुस्को को नहीं मिला। बधुआ लोग इसके किस्सा को मतलब इसको कहानी को पढ़ा होगा। थोड़ा इसको बाबू खिड़की को खोलो तो रहने दो बस। हाँ ठीक है, और खोलो, और खोल दो, पूरा खोल दो, लाइन चला गया, उधर वाला भी खोल दो। हाँ ठीक है, हाँ रहने दो, ठीक है। बधुआ लोगों ने रॉबिन क्रुस्को का किस्सा बधुआ लोगों ने पढ़ा कि 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला, किंतु कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। किसके मुंह से? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। पूछेगा किसके मुंह से मुंह देखने को नहीं मिला था, किसको मुंह देखने को 16 वर्ष तक नहीं मिला था? तो यार रॉबिन क्रुस्को को, ठीक है ना। फ्राइडे से मुंह से एक बात सुनी थी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, फ्राइडे ने उस पर उस समय रॉबिन्स को क्या हुआ, रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिर पर फिर से आदमी का चोला गया, आदमी का उसका चोला गया, लगे फिर से उसका जीवन मिल गया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। इससे सिद्ध होता है, ये तो बात है कि मनुष्य में वाक शक्ति में लुभा लेने की कहाँ तक ताकत है, बहुत लुभाने की ताकत है, ठीक है। जिन्हें केवल पत्र व्यवहार कभी एक बार की साक्षरता भी नहीं हुआ, कोई व्यक्ति एक बार भी पढ़ा लिखा भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई से दूर है, ठीक है ना, तो उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। प्रेमी से बात करने की बहुत लालसा रहती है। जो अनपढ़ होते हैं ना उसमें प्रेमी से बात करने की बहुत सी लालसा होती है। लालसा मतलब उम्मीद जगा रहता है कि शायद हम प्रेमी से एक बार बात कर ले सामने सामने, वो लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे को
दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय पर अपना ग्रहण कर लेना शब्दों का ही द्वारा हो सकता है। अपना भाव दूसरे पर, दूसरा का भाव अपने पर सब ग्रहण कर लेना, सब शब्द के माध्यम से होता है, सब वाक शक्ति के माध्यम से होता है। ठीक है ना, वाक शक्ति में वाकई वरदान है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। ये बात तो एकदम सही है। ठीक है ना, बेन जॉनसन का कहना है। बेन जॉनसन जी बोले हैं कि सब पूछा जाएगा कि बेन जॉनसन का क्या कहा सच, तो बोलोगे कि बेन जॉनसन का मतलब हुआ कि बेन जॉनसन का कहना था कि जब तक मनुष्य का गुण दोष कब पता चलता है? बोलने से पता चलता है। आवाज मत करना, बोलने से पता चलता है। बेन जॉनसन के पास है। अच्छा, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष का प्रकट नहीं होता है, बेन जॉनसन का कहना है। पूछेगा कि बेन जॉनसन का क्या कहना है? जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका दोष और गुण प्रकट नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, यह भी कहना है कि बोलने से ही मनुष्य की साक्षरता होती है। अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बोलने से साक्षरता कौन चीज से होती है? तो बातचीत करने से बोलने की साक्षरता होती है। कौन कहा था? तो बेन जॉनसन। अच्छा, साक्षरता कैसे पता चलेगा? तो बोलोगे कि बातचीत करने के माध्यम से साक्षरता पता चलेगा। ओके, बहुत ही उचित जान पड़ता है, बहुत उचित जान पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है, इसमें मालूम चल जाएगा। इस बातचीत की 2 सीमा से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमानत, मीटिंग या सभा समझ ली जाए। देखो, ये बातचीत 2 सभा से चुनी होती है और मीटिंग, जमानत और सभा तक चली जाती है। ठीक है ना। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन जी जो थे ना, तो एडिसन के जी का अगर पूछेगा कि असल बातचीत कितने लोगों में होती है, तो 2 व्यक्ति में। पहले ऑब्जेक्टिव में क्लियर होगा। और किसका कथन है कि असल बातचीत 2 व्यक्ति में, तो एडिसन जी का कहना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर यहाँ पर कभी कर देना। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तो तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। सही बात है, जब 2 आदमी होते हैं ना तो अपना दिल दूसरे के सामने खोल देते हैं, उसमें हिचक और उसमें डाउट नहीं रहता है, जो भी मन में स्पष्ट रूप से खोल देते हैं। जब 3 हुए तब वो 2 की बात कोसों दूर गई। जब तीसरा आ जाता है ना तो 2 के बतवा एकदम कोसों दूर चल जाता है, उस बतवा को क्या करता है? दूर कर देता है। कहा भी गया है कि 6 कानों पर पड़ी बात खुल जाती है। हाँ, 3 मतलब 6 कान। कहा भी गया कि 3 कानों मैंने 6 कान पर आ जाती है बात, जब 6 कान में पड़ जाएगा तो उसका बात खुल जाएगा। ठीक है ना। और 2 की बात बहुत सीक्रेट होती है, मतलब दिल खोल कर बात करता है। ठीक है ना। और दूसरा, हाँ देखो, ठीक है, खुल जाती है। और दूसरे पर एक किसी के तीसरे आदमी के आ जाते ही या वे दोनों अपनी बातचीत को नीरस ही बैठेंगे। जब 2 व्यक्ति बात करते हैं, जब तीसरा आ जाएगा तो अपना बातचीत पर वो नीरस बैठ जाएंगे और बातचीत को या तो घुमा देंगे और या तो उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे, या तो अज्ञानी निपट समझ कर बनाने लगेंगे। अरे ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे थे, बात घुमा लेंगे और नहीं तो उसको मूर्ख समझाने लगेंगे। कौन? तो 2 व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को। ठीक है, देखिए अगला इसमें के देखिए पैराग्राफ। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को 2 बर्तन में आसपास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। ठीक, गर्म दूध और ठंडा पानी को आसपास एक बर्तन में रखा जाए ना, एक का असर दूसरे में पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार 2 व्यक्तियों के बातचीत को तीसरा देखता है ना तो उसका असर इसी तरह पड़ता है जैसे गर्म दूध और ठंडा पानी का असर पड़ता है। ठीक है ना, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। हाँ, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि बाल्टी में आपका पानी रहेगा और दूध आपका कचौली में रहेगा, तो जिसकी भार कम रहेगा वो ठंडा हो जाएगा। ठीक उसी तरह 2 व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होता है ना, तो तीसरा जब आता है तो इसी तरह उसका असर पड़ता है। एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखते भी नहीं तब बोलने की कौन कहे। एक के शरीर में विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, बोलेगा भी नहीं ना, देख लेगा कि दोनों एक के साथ में खड़ा है, खाली देख लेगा कि खड़ा है, बैठेगा, बोलेगा भी नहीं, तो तीसरा का ना विद्युत के तरह जब करंट लगेगा, अरे सब ये क्या बतिया रहा था। ठीक है ना, ऐसा एक शक होती है, मानसिकता बीमारी हो जाती है, वाक शक्ति के माध्यम से चलती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत का कितना अधिक असर होगा। ठीक है ना, इससे कौन अस्वीकार करेगा। अस्तुतु अब इस बात का 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अस्तुत बोले कि इस बात को 3 आदमियों के साथ थोड़ा देख लिया जाए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, जब 3 आदमी को बतवा को देखोगे ना तो त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों बतवा 3 कोण पर चला जाता है। तीनों का चित्त मानो 3 कोण का, तीनों का चित्त मतलब तीनों का मन, तीनों व्यक्ति का मन मानो कि 3 कोण का है, और तीनों की मनोवृत्ति की प्रसरण की धारा मानो इस त्रिकोण की 3 रेखाएं। तीनों की मनोवृत्ति मतलब मौन की बात, और प्रसरण मतलब इसका जो प्रचार होता है, मतलब इसका प्रसरण मतलब इसकी कथाएं, ये 3 रेखाएं में विकलित हो जाती है। एक बात पर ये लोग टिके नहीं रहते हैं।
देखिए गुपचुप असर तो इन तीनों के परस्पर होती है। जो बातचीत तीन की गई वो मानो अंगूठी में नाग की जड़ से जाती है। तीनों में जो बातचीत होता है ना, जब दो व्यक्ति में तीसरा जब आएगा तो उसमें लगता है जिसमें अंगूठी में जैसा होता है नाग से जकड़, मतलब जिसमें नाग नहीं जकड़ लेता है, उसी तरह उसको महसूस होगा तीन व्यक्तियों में। अपरांत जब चार आदमी हुए तो बेतकल्लुफी हो बिल्कुल स्थान ही नहीं रहता, माने बेवकूफ़ी का कोनो स्थान ना रही। जब चार आदमी आ से हुए बातचीत में ऊपर बेवकूफ़ी का स्थान नहीं, कोई क्या बोलेगा उसमें कोई असर नहीं चलेगा। खुल के बातें नहीं होगी, जो कुछ बात होगी की जाएगी वो फॉर्मेलिटी और गौरव की सादगी के अच्छे लक्ष्य में सुनी हुई होगी। हाँ, एमें जो चार आदमी बात है वो कोनो अपन स्पेशल बात ना हुई, उसमें सामाजिक बात हो सकता, फॉर्मेलिटी वाला बात हो सकता, कोनो उसमें कोनो को सादगी के बात हो सकता जना के सुनने के बाद अच्छा लगो, लेकिन उनमें कोनो सीक्रेट मैटर का कोई बात नहीं हो पाएगा। कब कितने व्यक्तियों में? चार व्यक्तियों में, ठीक है। हाँ, चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौली कहाएगी। बोलेगा चार से, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, चार से अधिक बात तो केवल क्या कहलाएगी? राम रमौली कहाएगी। उसे हम संलाप नहीं कर सकते, उसे हमने संलाप नहीं कर सकते, उसे बात हम नहीं कर सकते। वो एगो बुझ जाओ कि पत को ही होता है, नहीं होता है, उसे कर सकते। इस बातचीत का अनेक भेद है। दो बूढ़े बातचीत प्राय अपने जमाने को शिकायत पर हुआ करती है। जब दो बूढ़े आदमी मिल जाएंगे, बुजुर्ग आदमी, तो अपने जमाने का पुराया शिकायत करेंगे, पुराना शिकायत अपने जमाने के, अभी के नहीं, नवे युग के नहीं, अपने जमाने के क्या करेंगे? हाँ, शिकायत पर होगी। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्ताना शुरू करेंगे जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। हाँ, ऐसा बाबा आदम के समय के, बाबा आदम का मतलब हुआ मैंने अपनी समय की ऐसी कहानी शुरू करेंगे जिसमें ना 4 गो सच होगा तो 10 गो दम झूठ निश्चित ही होगा। ठीक है ना? कौन लोग? तो बुजुर्ग लोग, ठीक है ना। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पर पहरों बीत जाए पर अंत नहीं होगा। बहुत अच्छा बात। देखो एक बार वो बातचीत जब शुरू कर देंगे ना, पहर मतलब समय का कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा। पहर बीत जाएगा और घोड़ा, मैंने इसमें मुहावरा है कि कोई उस पर मतलब असर नहीं पड़ेगा। मान लो कि बातचीत जब तक खत्म नहीं होगी, समय कितना भी बीत जाए, लेकिन उनको बातचीत खत्म होने वाली नहीं है। किनकी? तो बुजुर्ग आदमी को, दो बूढ़े आदमी का बातचीत। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय के रीति रिवाज के अनुमोदन और इस समय के सब भक्ति लायक नौजवानों को निंदा करने की बातचीत मुख्य प्रसारण होगा। देखो इन सब का क्या मुख्य प्रसारण होगा? आज करके जो निंदा, नौजवान को निंदा करेंगे। किसको? आज करके लोग लड़के हैं ना, जो नौजवान हैं, उनको निंदा करने में अपना प्रयास करेंगे। कौन? बुजुर्ग लोग। हाँ, नहीं तो वही अंग्रेज की बात करेंगे। पढ़े लिखे होंगे तो मिल्टन, ठीक है ना, पढ़े लिखे हुए तो शेक्सपियर, मिल्टन और मिल और स्पेंस के जीप पर नचाया करेंगे। अगर पढ़े लिखे बुजुर्ग आदमी है बाबू, है लड़का लिसन, पढ़े लिखे हैं तो मिल्टन का बात करेंगे, शेक्सपियर का बात करेंगे, और कुछ ऐसे अपने जमाने के वो बुजुर्ग आदमी का, ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति का बात करेंगे कि तुमको लगेगा कि हम तो पढ़े ही लिखे नहीं, वो हमसे ही ज़्यादा जानते हैं। और उसमें जिसमें बात में क्या होगी तो 4 सच होगी तो 10 झूठ होगी। ऐसा सुनने को मिलता है तुम्हारे समाज में, हमारे समाज में, ठीक है ना। हाँ, वे नशे में चूर, हम चुनी दिगदे नस्ते अखरपन की चर्चा छेड़ बैठेंगे। हाँ, नशे में चूर, अपने आगे किसी को नहीं सुनेंगे। अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था, हम लोग इतने ऐसे होकर पढ़ते थे, ऐसे अपने नशे में चूर, किसी की बात उस समय नहीं सुनेंगे। वो नौजवान कुछ बात बोल रहा है कि अरे बाबा जी, दादाजी कुछ भी करके बोल रहा है, चाचा जी, उनकी बात नहीं सुनेंगे। वो बोलेंगे अरे हम लोग तो ऐसे जाते थे, पढ़ते थे, इतने इतने घंटे पढ़ते थे। हाँ, लेकिन सही भी बात है, लेकिन उसमें झूठाई की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। हम उसके बाद से देखिए, हम लिखा है, दो हम सहेलियाँ की बातचीत का भी कुछ जायका ही निराला होता है। जब दो सहेलियाँ जब होती है ना, तो उसका ना जायका ही निराला होता है। सहेलियाँ मतलब कौन? देखो सहेलियाँ का मतलब होता है ना, दो लड़कियाँ की जो बातचीत होती है ना, बहुत निराला होता है। रस का समुद्र मानो उमड़ चल आ रहा है। रस का समुद्र का मतलब हुआ वो जब बातचीत करने का मौका मिलता है ना, जिसमें समुद्र में ज्वार भाटा आती है ना, उसके शरीर में उसी तरह ज्वार भाटा है। अरे वाह, हमारा सहेली मिली है, और इतना बतियाएगा, दोनों बतियाएगा, उसमें लगेगा उमड़ चला है। उसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे को रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। उसी से पूछना चाहिए जिससे ना कभी ऐसे भाग, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है ना लेखक का कि मतलब ये बात वही और लड़की जान सकती है जो कि वो शादी हो चुका है और किसी कारणवश अपने मायका आई है, और वो जब दोनों मायके आकर उसकी पुराने वाले जो दोस्त है सहेली मिल रही है, तब तो उस समय बात कर पूछना, वही सब जानती है कि असली मतलब बातचीत का क्या असर पड़ता है।
देखिए उसके बाद दो बुढ़िया की बातचीत तो मुखिया प्रसारण बहु बेटियों वाली होती है। हाँ, जब दो बुढ़िया मिलेगी तो बातचीत बहु बेटी वाली करेगी, ठीक है ना। अपनी बधुओं को बेटियों को गिला शिकायत करेगी, अपने बहू बेटी को खुद गुला शिकायत करेगी, लेकिन ये नहीं सोचेगी कि हम लोग भी अपना उस समय किए होंगे, लेकिन अपना खूब शिकायत करेगी। या बिरादरी में कोई ऐसा रासरा छेड़ बैठेगी। बिरादरी मतलब परिवार में नहीं हुआ पटीदार, बिरादरी का मतलब हुआ पटीदार में केहू कैसन बहू बेटी के नाम लेके बैठ जाए सकी, मैंने झगड़ा दम स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें क्या करेगी, अपना बतकौनी चालू कर देगी। जब दो औरत यानी दो बूढ़ी औरत ऐसे मैंने बात करेगी तो उन लोगों की बातचीत क्या होती है, तो बहू बेटियों की बातचीत होती है। किन की, तो दो बुजुर्ग औरतों की। बात करते करते अंत में खोदे दांत निकल लड़ने लगेगी। अब बात करते करते दूसरा से बात करते खोद कर खुद लड़ने लगेगी दोनों बुजुर्ग औरत, ठीक है ना। अरे तुम्हारे पतो ये करती है, हमारी पतो ये करती है, ये सब बहू नहीं होती है, तो यहाँ पर ये खुद लड़ने पड़ेगी। ये सब लड़ाई हमेशा देखने को मिलता है। लड़कों की बातचीत का खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेगा। हाँ, खिलाड़ी जब हो गया ना तो अपना सलाह पर अपना बात काटेगा। अरे हम नहीं रहते तो तुम जीतता, हम ही जाकर लास्ट में को चौका मारे हैं, भले ससुरा बारे को बॉल पिया होगा, लेकिन कहेगा कि लास्ट में चौका हम ही मारे हैं। तब समझिए, यही दस्ताना गाथा होता है कि नहीं। लिखो, जिससे उनकी अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ। हाँ, स्कूल के बच्चे का मतलब होता है ना, अपने उस्ताद को या तो तारीफ करेगा नहीं तो शिकायत करेगा। जो तेज होगा तो क्या करेगा, तारीफ करेगा, और जो बुर्बक होगा उस्ताद मतलब शिक्षक को शिकायत करेगा। खाली मारते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं है, ऐसा होता है। और अपने सहपाठी को किसी के गुण अवगुण का भी कथा ओपन होता है। अपना सहपाठी में कोनो गुण अवगुण बाबे मैंने क्लासमेट में ओकर कथा ओपन हो कि हाँ ये तो अच्छा बा खराब बा, ऐसे ऐसे बोलते रहेगा। विद्यार्थियों में देखने में पढ़ने में कोई तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा, लेकिन ऐसा आज नहीं है। पढ़ने में लड़का कोई तेज है ना तो अपने सामने कुछ नहीं गिनेगा दूसरे को, पहले होता था, लेकिन आज तो जो पढ़ने में वही शांत है। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर अपने गुरु ही मानेगा, और सुस्त और बोधा हुआ तो दबे बिल्ली की तरह सबको अपने गुरु मानेगा। लेकिन आज तो जो सुस्त बोधा है वही सब स्कूल में सबसे ज़्यादा खचराई वही कर रहा है, दबंगई वही कर रहा है, ठीक है ना जी, ठीक है ना। गुरु कहाँ मान रहा है, लेकिन इसमें लिखा है गुरु वही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की बहुत सी किस्में हैं। किस्में मतलब रिवाज हैं। आज देखो, राजकाज की बातचीत, व्यापार संबंधित बातचीत, दो मित्रों की प्रेम लाभ इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बतकही होती है। जब दो अशिक्षित लोग हो जाएंगे तो बतकही हो जाएगा। जाने के दो औरत मिल जाए सदे हाथ के और जो बात करेगी तो बतकही चालू, वो बात का कोई पर्पज नहीं होगा, स्टार्ट कर देगी बिना मतलब का बतकही, जो कि देहात में मिलता है। लड़की लड़के वाले की ओर से और एक आदमी बिचवनिया होकर दोनों विवाह संबंध में कुछ बातचीत कराता है। एगो लड़का वाला के तरफ से, एगो लड़की वाले के तरफ से। अब बिचवनिया का जिसको अगुआ बोला जाता है वो बातचीत कराता है। क्या कराता है, बातचीत। अब बातचीत कराने के माध्यम से अगुआ जिसको बोलते हैं, उस दिन के बिरादरी वाली को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का होगा। बिरादरी वाले मैंने परिवार वालों को मालूम कर दिया जाता है कि अमुक के लड़की मतलब फलानवा गांव के लड़की और अमुक के लड़का मतलब चिलानवा गांव के लड़का, ये देखो आपका फोन आ गया, हाँ, क्या करता है उस दिन शादी पक्का होगा, ये अगुआ कर देता है। कौन कर देता है, हाँ, अगुआ, ठीक है ना, पक्का हो जाए। देखिए बातचीत में क्या है कि अमुक गांव के लड़की और अमुक गांव के लड़का एक बात वाक शक्ति के माध्यम से शादी हो जाता है, जिसका जीवन परवारिश बातचीत से होता है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं, देख लो इसके बाद से। अच्छा, और यह विवाह पक्का हो गया। यह रस्में बड़े उत्सव के साथ की जाती है। हाँ, ये जो शादी होता है ना, बहुत शादी तो माने गजब का उत्सव है, इसके साथ इसको रस्में को निभाई जाती है, ठीक है ना। चंदखुरे की देखो, चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चंडू खाने की बातचीत का मतलब समझते हो, जब लोग माने समझी लोग खाएंगे ना तो गाली देकर खाया जाता है, जितना खाएगा नहीं उससे ज़्यादा गाली सुन लेगा, ठीक है ना। निदान बात करने के अनेक प्रकार के ढंग होते हैं। निदानों बात करने का वही में जो कुछ निदान होता है तो उस पर, हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश में निदान बात करने की परंपरा ज़्यादा चलती है। उसमें थोड़ा सा सतुआ फतुआ ऐसे आटा उटा लेकर फेंक देगा, कई बार होता नहीं है, इस रीति रिवाज में होता है। ये तो बिहारों में और सारी हमारी माने उत्तरी भारत में सब ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए, यूरोप के लोगों की बातचीत का हुनर होता है। यूरोप के लोगों में ना बातचीत की कला होती है, हुनर होती है, जिसके आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों की होती है, तो यूरोप के लोगों में, ठीक है ना। यहाँ तक कि बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों
इसे इसे नहीं पाते, मतलब इतना उस सबके आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है कि स्पीच और लेख दोनों में इतना अंतर नहीं पाएगा। जहाँ की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ में पाई जाती है? यूरोप के लोगों में। इसकी पूर्ण शोभा वह काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में होती है। देखो काव्य कला विद्वान मंडलियों में ना इसकी पूर्ण शोभा होती है। कहाँ पर? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में। हाँ, ऐसी चतुराई प्रसंग छेड़ जाते हैं कि उन्हें सुनकर कान में अत्यंत सुख मिलता है। देखो वहाँ के लोग ऐसे प्रसंग माने वहाँ पर बात करेंगे कि तुमको कान को अत्यंत क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। उसकी बातों में दम होती है। वो जीवन पर बात करेंगे, व्यापार पर बात करेंगे। ऐ लड़का सुनो, भविष्य पर बात करेंगे। शुद्ध गोष्ठी इसी का नाम है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत की एक तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई के अभिमान या कपट कहीं एक बात भी प्रकट न होती। हाँ, इनमें कपट निरस कहीं पे एक भी प्रकट नहीं होती। जैसे हम लोग में कपट का मतलब हुआ माने वो बातचीत में थोड़ा सा चुंगलखोराई जिसको बोलते हैं, वो सब उस समय प्रकट नहीं होगा। कहाँ में? यूरोप के लोगों में। वरना क्रम के में रसाभास पैदा करने वाले शब्द को बरकते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। चतुर सियाने जो लोग होते हैं ना, अपने बात को रहस्य में रख कर वहाँ पर बातचीत करते हैं। विद्वान मंडलियों में जहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिसको कहा जाता है वो देखने को मिलता है। उसमें कपट उपट कुछ नहीं होती है। वह रस हमारी आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में है। वह सब रस हमारी आधुनिक शुष्क पंडित, शुष्क मतलब एकदम पंडित में ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है ना? जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, जिसके शास्त्रार्थ कहते हैं, माने शास्त्र कहते हैं। अभी आवेगा ही नहीं, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों में झपटा झपटी सामने उनकी नीरस काव में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। हाँ, अब उन सब के बीच में ना हम लोग अगर पंडिताई में जो होता है बिना मतलब का काव चाव हाँ बोल, माने मुर्गा मुर्गी का लड़ाई नहीं होता है, बटर मुर्गा मुर्गी का, उसी को बोलते हैं। वो बिना मतलब का काम करेगा, ये वो करेगा, चलो इससे लड़ाई है उससे लड़ाई है, थोड़ा लड़ा कर आनंद लेता है। लेकिन उस सब का जाओगे ना मंडली में तो हम लोग में सत्ता लगता है, बाजी लगता है, ये सब लगता है। उस समय ये सब नहीं होता है मंडली में, माने भविष्य के लिए बात करेंगे। झपटा झपटी सामने उसकी नीरस काव सरल संलाप की चर्चा चलाना व्यर्थ है उन लोगों के सामने। किन लोगों के सामने? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बदे उसके बाद से व्यर्थ है। हाँ, वरन कपट और एक दूसरे के अपनी यही ना है जी, पंडितों के प्रकाश के बाद वह परास्त करने की संघर्ष आदि रसभास सामग्री बहुत ही बड़े सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। ये सब मिलेगी वहाँ पर देखने पर। घंटे भर तक काव करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। वहाँ पर अगर जाकर काव तुम कितने भी करोगे, वो सब वहाँ पर यूरोप में आठ तो तुमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तुम्हारे बात में दम होगा तभी तुम्हारे बात कोई सुनेगा, नहीं तो जाकर काव झूम और मुर्गा की तरह बटर की तरह जाकर जब चिल्लाओगे तो वहाँ पर तुमको कोई अच्छा कहने वाला नहीं है। कहाँ पर? यूरोपों में। बड़ी बड़ी कंपनियां, कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली स्थानों की बातचीत शुरू किया जाता है। देखो वहाँ पर कल है लड़का, कल कारखाना की बात, बड़े बड़े कंपनी की बात, पहले तो दो या तीन व्यक्ति में दिल्ली दस्ताना की बात शुरू की जाती है, लेकिन धीरे धीरे कल कारखाना में बात भी चली जाती है। कहाँ पर? यूरोप में। अपरांत मतलब इसके बाद बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाती कि हजारों मनुष्य में उनसे जीविका चलने लगती है। इतना बढ़ जाती है कि 1000 लोगों में रोजगार मिल जाला उस सब के काम में, कंपनी में उसका जीविका चलने लगती है, मतलब जीवन यापन उसी से होने लगता है। और साल में लाखों की आमदनी होने लगती है। लाखों की आमदनी होने लगती है। लाखों की आमदनी कहाँ होने लगती है? यूरोप के लोगों में। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य कुछ न सार्गरिभित होती होगी। 25 वाले से जो उम्र में ज़्यादा है यूरोप के लोग में, उनकी बातचीत में और ज़्यादा जान रहता है, और ज़्यादा सादगी रहती है। अनुभव और दूरदर्शी की से खाली ना होगी। ठीक है ना? उन सबका अनुभव और दूरदर्शी में कोनो खाली नहीं होगा, कोनो मैंने कमी नहीं होगा। कौन ना? 25 वर्ष के ऊपर वाले लोगों में। कहाँ पर? तो यूरोप के लोगों में। उस सबके बातचीत में, कहने का मतलब अपने बातचीत के जरिए से लाखों लोग को रोजगार देते हैं, हजारों लोग कमाते हैं, बहुत सारे पैसा जो आपन होता है उसमें व्यर्थ की बातें नहीं होती है, विकास की बातें होती है। वही उसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो कि यूरोप के लोगों में क्या होती है? यूरोप के लोगों में बाबू क्या होती है? पाई जाती है। हाँ,
और 25 के नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव में दूरदर्शी और गौरव में नहीं पाया जाता। हाँ, 25 के नीचे का थोड़ा होगा ना, जो बच्चा थोड़ा सा युवा है तो युवा थोड़ा बच्चा फिसल जाता है, तो उसमें ना थोड़ा गौरव में कमी देखने को मिलेगी, थोड़ा सा लाइफ में भी थोड़ा कमी मिलेगा, अनुभव का कमी मिलेगा। लेकिन 25 के ऊपर वाले जो होते हैं वो बहुत अनुभवी होते हैं। कहाँ में? तो यूरोप के लोगों में। पर इस देखो, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिससे मिठास उससे 10 गुना चढ़ी बढ़ी रहती है। हाँ, इसमें दिल बहलाव मतलब थोड़ा पार्टनरशिप में ज़्यादा रहते हैं, रिलेशन में ज़्यादा रहते हैं यूरोप के बच्चे 25 वर्ष के नीचे के, ठीक है ना, रिलेशन में। यहाँ तक ने हमने बहरी बातचीत का हाल लिखा है। बहरी बातचीत का यही हाल है जहाँ की बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, अपने बता रहे हैं, जिससे दूसरे के तारीफ के होने के बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। हाँ, दूसरे मनुष्य के ना भइला से संभव नहीं है, बड़ा जरूर वहाँ पर रहना पड़ेगा। और जो दो की तरफ पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृत्यार्थ करे, ठीक है ना। दो व्यक्ति रहेगा तो हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये बात लाइन नहीं समझ रहे, देखो इसका मतलब क्या हुआ। मैंने कहने का मतलब होगा ना कि जब तक दो व्यक्तियाँ रहेगा तबे बातचीत होगा, तबे हमारा संचार बढ़ेगा। अगर तुमको विकास करना चाहते हो तो कौन से विकास करोगे? बातचीत के माध्यम से ना। अकेले विकास नहीं कर सकते हो, अकेले बात कर। तो वही लेखक बता रहे तो हमको उसको आना पड़ेगा, नहीं तो हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा। कौची कृतार्थ मतलब बात करना, हमको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। माने कृत मतलब काला करना, बात करना हो गया। पर यह सब तो दुनियादारी है, यही सब तो दुनियादारी है, जाकर बतियाना पड़ेगा, चाहे उसको आना पड़ेगा। देखो, जिसमें कभी कभी रासभास होते देर नहीं लगती। हाँ, रासभास होते देर ना लगे, मैंने वो जल्दी से रस आ जाइए, दम भर जाएगा। हाँ, बातचीत के माध्यम से तहार गुण उकरा लगे, ऊपर गुण तारा लगे आ जाइए, चाहे काम हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जो महाशय आपने यहाँ पधारे हैं उनको तो उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती है, तो शिष्टाचार में त्रुटि होगी। जे तरह लगे पधरले बारन, ठीक बानू, उनकर दिलजोई ना होके के चाहिए, माने कोनो कमी दिल से कभी ना होके चाहिए। तो शिकायत में त्रुटि हो जाएगी ना, तो शिकायत में त्रुटि हो जाए। शिकायत में त्रुटि मतलब कमी आवे लगी, कच्ची में आवे लगी, शिकायत में कमी आ जाएगी। बोला शिष्टाचार में त्रुटि हो जाएगी। शिष्टाचार में मतलब उसका शिष्टाचार का मतलब हुआ उसका सम्मान में क्या होने लगेगा? कमी होने लगेगा। कब कमी होने लगेगा बाबू? तो दिलजोई ना हो सकती है, मतलब उसको दिल में अगर तुम नहीं लगाओगे तो शिष्टाचार में कमी होने लगती है। देखो कैसे होने लगती है। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना नहीं, अनादर का मूल है। तू ही वहीं पर जाता रहा तो पहले का बात में तो बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाने तुमको वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। अगर चला भी गया तो दिलजोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो शिष्टाचार में ना त्रुटि होने लगे। शिष्टाचार का मतलब हुआ आदर सत्कार में त्रुटि मतलब कमी होने लगेगा, ठीक है ना। तो लेखक बोल रहे कि तो पहले तो बिना बुलावे जाए के ना चाहिए कहीं, बिना बुलाने। हाँ, और जाने पर भी अनेक माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरा प्रकार का नया घाव होगा। जाने का मन मुताबिक अगर बर्ताव नहीं हुआ तो दूसरे घाव हो जाए। वो तो बिना बोले खुद ना जावे के, अगर बिना बुलाए तुम जा रहे हो और तुम्हारे मन बर्ताव लायक तुमसे बातचीत नहीं, तुमको इज्जत नहीं मिलेगा, तो दूसरा घाव उत्पन्न हो जाएगा, दूसरा घाव नहीं उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं, सबसे उत्तम बातचीत करने का हम यही समझते हैं ना। लेखक बताए, देखो क्या कहते हैं कि हमें वह शक्ति अपने में ही पैदा कर सके। वह शक्ति जो है ना बातचीत करने का अपने में ही पैदा कर लें, माने दूसरे के पास ना जाए। कोई भी काम है ना, देखो बाबू, कुछ बातचीत होता है, खुद बातचीत किया जाता है कि ये काम गलत है कि सही है कि गलत है। खुद में बातचीत कर लेना चाहिए ताकि तुमको कहीं ठेस ना लगे, तभी कहीं पर जाना चाहिए लेखक के अनुसार। सही बात है, ठीक है ना, कि हमारे देखो कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। बहुत अच्छा बात है। हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है ना, मन है ना, मन तो चंचल होता है वाकई में, और ये भीतरी प्रति क्षण हर समय, प्रति क्षण मतलब हर समय नए नए रंग दिखाया करती है। कौन नए नए रंग दिखाता है? तो मन नहीं दिखाता है। मन कहेगा करे ये काम करे कि ना करे, ये करे वो करे, ये करे, मन दिखाता है। तो इसीलिए पहले मन की बात को समझना चाहिए, खुद अपने आप से बात कर लेना चाहिए कि काम हम जा रहे हैं वहाँ पर हमको इज्जत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये खुद समझ लेना चाहिए। वह प्रपंचात्मक संसार का एक
का एक बड़ा भारी आईना है। हाँ, सबसे बड़ा भारी आईना क्या है? तो खुद से बात करना, मन की बात समझना, यही बड़ा आईना है। इसी आईना में तुमको देख लेना है अपने आप को। हाँ, परम पंचात्मक ये संसार भर की सबसे बड़ी अगर कोई आईना है तो मन का ही बात है, मन का ही बात है। मन का बात का मतलब क्या हुआ कि खुद अपने आप से बात कर लेना चाहिए। लिखा है कि जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं है। जिसको जैसे चाहो वो ऐसा देख लोगे तो उसमें कोनो शिकायत वाली बात नहीं है। दुर्घट बात मतलब शिकायत वाली, हाँ, किस में? मन में। मन में किसी को चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा देख सकते हो, उसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर बिना मन के काम किया और वहाँ पर चला गया तब तुम्हारा उतना इज्जत और संस्कार नहीं हुआ तो वो तो बहुत दिक्कत वाला होना, वो नया घाव बन जाएगा। यही ना बताए हैं बालकृष्ण भट्ट। और जो, हाँ, और लिखो जो एक ऐसा चमनिस्तान है, जो एक ऐसा चमनिस्तान है, एक ऐसा जगह है जिसको तुमको देख लेना चाहिए, जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। हाँ, ये मन के लड़का, मन में हर तरह के बेल बूटे खुले, हर तरह के फूल लगे हुए हैं। मन की बात में तुम मन में समझ लगोगे ना तो तुमको खुद बुझा जाएगा कि कौन काम सही है और कौन काम गलत है, कौन काम को करना चाहिए, कौन काम को नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, बच्चे अब चल जाए पढ़ने इंटर में, तो कोई लगाए आर्ट्स से हम भी नाम लिखा रहे हैं, तो साइंस से हम भी नाम लिखा रहे हैं, खबर कि मन से कोई बात नहीं किया कि हमारा रिजल्ट आया, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे मन के बात पहले सुनो, ठीक है ना। मन तुम्हारा चंचल है। अब मन क्या होता है, मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाती रहती है। ये आपका व्याख्या आएगा, व्याख्या में आपको बताना पड़ेगा कि प्रति क्षण मन नई नई प्रवृत्ति दिखाती रहती है। व्याख्या तो इम्पोर्टेंट है बीबी भाई, ठीक है ना। हमारी लिखा है हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाती रहती है। इसको एक संसार का बड़ा है ना, इसको व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो इसी का मतलब यही सब होगा। इसके बाद देखिए, ऐसा देखो, ऐसी चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है? क्या बताइए, ऐसी चमनिस्तान के में कम दिल बहलाव है? मतलब ऐसे चमनिस्तान मतलब ऐसा जगह पे हूँ में दिल बहला तक ना, इसमें भी दिल बहल रहा है ना तुम्हारा मन में, कि मन के अंदर तुम देख रहे हो कि ये व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति कैसा है, उसमें तुम देख रहे हो, उसमें तुम अपना खुद अपने आप को झांक ले रहे हो। वो आईना है तुम्हारा, क्या है? आईना है। तुम कहाँ पर लेवल लायक हो, उसके लेवल लायक हो कि लेवल में लायक नहीं हो, सब उसमें तुम देख ले रहे हो। मित्रों यही ना है जी, ना हाँ दिल बला। और मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। हाँ है बाबू, जितना ये जो बात बोला है ना बाबू, देखो ये बोला है कि ये ऐसा बातचीत है कि मित्र अगर कितना भी बातचीत कर ले तो 16वें कला तक नहीं पहुंच सकते हैं, माने अंतिम कला तक नहीं पहुंच सकते। अगर मित्र चित्र कितना भी माने बात कर ले, माने सामने सामने फेस टू फेस, लेकिन 16वीं कला तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन मन से तुम बात कर 16वीं कला तक पहुंच सकते, तो ये ना दिल बहलाव है। 16वीं कला का मतलब हुआ ना सबसे अंतिम कला तक, ना मतलब 16वां गुण जाना तारा मतलब पूर्ण है, पूर्णता की ओर तुम नहीं जा पाओगे। इसी सैर का नाम ध्यान और मनयोग है। देखो इसी सैर का नाम है बाबू, सैर मतलब इसी जिंदगी का, इसका क्या है? ध्यान और मनयोग है। मन का योग, मन का योग क्या है? अपने मन से बात करना। मन का योग मतलब मन से बात, चित्त को एकाग्र करना। चित्त को एकाग्र मतलब मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना। जैसे विवेकानंद सपोज डेट मान लो, है कि नहीं? मन को एकाग्र करना, जिसका साधन 1-2 दिन का काम से नहीं होता है बाबू। है मन का एकाग्र करना, 1-2 दिन के काम से नहीं होगा। चाहोगे कि 2 दिन में हम पढ़ ले तो 2 दिन में नहीं पढ़ोगे, तुमको वर्षों अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो 2 दिन से 2 दिन के एकाग्र से पढ़ाई हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है पढ़ना। उसको एकाग्र करने के लिए तुमको तपस्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। देखिए इसके बाद, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर सकते हैं। हाँ, बहुत दिन अभ्यास करोगे तो अपने मन पर काबू पा सकते हो। मैंने 21 दिन ऐसे बोला जाता है। अवाक, देखो अवाक हो जाने पर मन के साथ बातचीत भी कर सको है। अवाक जब हो जाओगे ना तब अवाक मतलब जब तुमको कुछ भी समझ में नहीं आती है तो कौची से बात कर जाओगे? मन से बात करो। एक देख लो क्या करे, ये करे कि नहीं, तो मन से बात कर लो कि मन क्या कर रहा है, सही होगा कि गलत होगा, ठीक है ना। तो मन से तुमको बात कर लेना चाहिए अपने आप। यही तुम्हारे एक आईना है, यही पंचात्मक आईना यही है, मन ही है, ठीक है ना। कर लेना चाहिए, ठीक है ना।
तो मानो आहो भाग्य एक वाक शक्ति, यही ना पढ़ना है जी। मात्र के दमन में न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया है। हाँ, वाक शक्ति में न जाने कितने पर एगो दमन से समझो, एगो तुम दमन सिखाओगे ना तो एक अंदर कितना दमन हो जाएगा, मतलब कितना चीज़ का पतन हो जाएगा तुमको पता ही नहीं। माने बुराई का पतन होना, अच्छाई का नहीं, बुराई का पतन हो जाएगा, तुम कोई नहीं जानते हो। एगो मन में तुम बात दबा लोगे तो, जैसे तुमने मन में देख लिया कोई बात आ रहा है कि यहाँ पर गलती हो रहा है, तुम उसको शेयर नहीं करोगे तो वहाँ पर वो क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। वही तुम्हारा बात तुम्हारे पास सीमित हो जाएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, कितना होगा। हमारी जीभा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। हाँ, ये हमारी जो जीभ है ना, कतरनी के समान सदा स्वच्छ चलता चलती है। इसीलिए जीभ ज़्यादा फटर फटर बोलता है, कोई नहीं बोलता है बहुत तुम्हारा जीभ निकलता है, मतलब ज़्यादा आवाज़। जीभ का मतलब हुआ ज़्यादा तेज आवाज़ में बोलना नहीं, मतलब किसी से बहस कर लेना, बिना मतलब के ताक झाँक कर लेना, बिना मतलब के उस पर तू मैंने कर लेना, यही बोलते हैं कतरनी के समान जीभ को। तो ऐसा चलती है ना, तो यदि अपने मन को तुम काबू में नहीं किया ना तो क्रोधित बड़े बड़े अजय शत्रु के बिना प्रयास जीत को अपने वश में कर डालते हैं। तो देखो, इसको मन में कर लेना चाहिए, इसको मन में तुमको कर लेना चाहिए, इससे तुमको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है ना, इससे तुमको बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि मन का मतलब हुआ ना कि जितना भी तुम्हारा कतरनी के समान जीभ चलती है उसको सबसे पहले कंट्रोल करो, तब उसमें क्या होगा, जब तुम अपने मन को काबू में कर दोगे ना उसको, तो किसी से तुम क्या कर दोगे, आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए वाक पर रहे, बातचीत करने का यह एक साधना है वाक, और यही मूल उद्देश्य है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है। शक्ति परम पूज्य मंदिर का मतलब हुआ वाक शक्ति ही परम पूज्य मंदिर है। जिस तरह तुम वाणी बोलोगे ना उसी तरह तुम्हारा सम्मान मिलेगा। ठीक है ना। और परमार्थ का एकमात्र सोपान है। सोपान मतलब यही हमारा उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। ठीक है ना। तो बातचीत आपका पहला चैप्टर जो था, ठीक है ना, गद्य खंड का, जिसको बालकृष्ण भट्ट लिखे थे, और बातचीत करने की कला हम लोग सीखे। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।